नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा के साथ पुलिस हिरासत अथवा न्यायिक हिरासत के दौरान किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और उनके साथ कोई प्रताड़ना भी नहीं की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार खुद लोकसभा अध्यक्ष को अपनी ओर से विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। मुंबई में बुलाई गई पत्रकार परिषद में उपरोक्त दावा करने के साथ ही गृह मंत्री वलसे पाटिल ने कहा कि पिछड़ी जाति का रहने की वजह से पीने के लिए पानी नहीं दिया गया और वॉशरूम भी जाने नहीं दिया गया, ऐसी शिकायत सांसद नवनीत राणा द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसके बारे में खुद उन्होंने अपने स्तर पर जांच की है और पाया है कि इन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर सांसद नवनीत राणा के साथ मुंबई की जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान हीन व भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की जानकारी को लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अब काफी गंभीरता से लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में सांसद नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोप अब राज्य सरकार पर भारी पड़ सकते हैं, ऐसे स्पष्ट आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं सांसद नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोपों के पश्चात अब मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ट्विटर पर 12 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए सांसद नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा शेयर किया गया वीडियो खार पुलिस स्टेशन का है, जिसमें सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा बिस्लेरी का पानी पीते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दोनों ही पुलिस द्वारा दी गई कॉफी भी पी रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने जानना चाहा कि क्या अब इस पर और भी कुछ कहने की जरूरत है। ऐसे में अब यह मामला कुछ हद तक राणा दंपति पर ही उलटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस के आयुक्त संजय पांडे द्वारा सामने लाए गए 12 सेकंड के वीडियो को राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने गुमराह करने का प्रयास बताते हुए कहा कि यह वीडियो उस समय का है जब राणा दंपति को खार स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करते हुए खार पुलिस थाने में लाया गया था, लेकिन राणा दंपति को सांताक्रूज पुलिस की कस्टडी में ले जाए जाने के बाद देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास उन्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसे में मुंबई पुलिस आयुक्त पांडे द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए महज 12 सेकंड के वीडियो का कोई औचित्य नहीं है। उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने के चलते गिरफ्तार किए गए सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को आज अदालत की ओर से कोई राहत नहीं मिल पाई। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए इस याचिका पर आज ही सुनवाई लेने का निवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने इस निवेदन को खारिज कर दिया। साथ ही पुलिस को 29 अप्रैल तक अपना लिखित जवाब पेश करने का आदेश देते हुए कहा कि इस जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को ही सुनवाई होगी। ऐसे में आज कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के चलते राणा दंपति को आगामी शुक्रवार तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में ही रहना होगा। विगत शनिवार 23 अप्रैल की दोपहर सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के घर के सामने सैकड़ों संतप्त शिव सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद विधायक राणा ने आरोप लगाया था कि शिव सैनिकों द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उनके घर पर पथराव किया गया, जबकि शिवसेना की ओर से पत्थरबाजी की घटना से इनकार किया गया था। लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें शिवसेना के पूर्व महानगर प्रमुख प्रवीण हरमकर राणा दंपति के आवास पर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मामले की नए सिरे से जाँच शुरू की है। इस मामले को लेकर जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर शिवसेना के पूर्व महानगर प्रमुख प्रवीण हरमकर ने कहा कि उन्होंने राणा के आवास की ओर कोई पत्थर नहीं मारा था, बल्कि वे शनिवार को शिव सैनिकों की भीड़ में शामिल जरूर थे और अपने सहयोगियों के साथ हवा में हाथ लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे, जिससे संभवतः कुछ लोगों को यह अंदेशा हुआ होगा कि उन्होंने पत्थर मारा है। लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन उन्होंने या किसी भी शिव सैनिक ने राणा दंपति के घर की ओर कोई पत्थर नहीं फेंका था। राणा के आवास पर शिव सैनिकों की ओर से पत्थर मारे जाने की खबर सामने आने के बाद इसकी पुष्टि करने हेतु संपर्क किए जाने पर राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे ने बताया कि वीडियो में साफ तौर पर प्रवीण हरमकर द्वारा पत्थर उठाकर राणा के आवास की ओर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने शनिवार को हुए हंगामे को लेकर दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 336 भी जोड़ दी है और प्रवीण हरमकर का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे ने बताया कि पत्थरबाजी से संबंधित धाराएं जोड़े जाने के बाद आज पुलिस द्वारा शिवसेना के पूर्व महानगर प्रमुख प्रवीण हरमकर को पूछताछ हेतु थाने में बुलाने के साथ ही आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। चूंकि यह जमानती मामला था, ऐसे में उन्हें निजी मुचलके पर थाना स्तर से ही जमानत देकर रिहा भी किया गया। इसके अलावा इस मामले में आज करीब 6 लोगों को पूछताछ हेतु पुलिस थाने बुलाया गया था और इन सभी को आधिकारिक तौर पर हिरासत में लेते हुए थाना स्तर पर ही जमानत मंजूर की गई। उल्लेखनीय है कि राणा दंपति के निवास पर हुए पथराव के मामले को लेकर करीब 36 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं विगत शनिवार 23 अप्रैल को राणा दंपति के घर के सामने हुए हंगामे व उत्पात को लेकर शिवसेना के करीब 100 से अधिक कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है।
विगत दिनों शिवसेना के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने नागपुर में बुलाई गई पत्रवार्ता के दौरान जिले के सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के लिए 20 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देने और स्मशान में चिता जलाने हेतु अपनी गोबरियां तैयार रखने जैसी भाषा का प्रयोग किया था, जिसे लेकर बेहद आक्रामक व संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए आज अमरावती में युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा 20 फुट का एक गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसे संजय गड्ढा का नाम दिया गया है। साथ ही यहाँ पर गोबरियां इकट्ठा करते हुए इन गोबरियों को विकृति गोबरी का नाम दिया गया और इन गोबरियों का दहन भी किया गया। इस अवसर पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि सांसद संजय राउत ने बेहद असभ्य भाषा का प्रयोग किया है और यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। ऐसे में संजय राउत के बयान का निषेध करने हेतु उनके ही नाम पर संजय गड्ढा खोदा गया है और गोबरियों को विकृत गौरी का नाम देकर उनका दहन किया जा रहा है। महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं जतन व्हावं आणि विकृतीचं दहन व्हावं म्हणून त्या विकृत गौऱ्यांचं दहन केलेलं आहे आणि या खड्ड्याचं नामकरण केलेलं आहे। माननीय आमदार रघु राणा आणि माननीय खासदार नवनीत राणा यांना हनुमान चालीसा म्हटली म्हणून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून तुरुंगात टाकण्यात आलेला आहे। त्यांचे छोटे छोटे मुलं घरी आहे, म्हातारे आईवडील घरी आहे आणि अशा वेळेला या सर्व बाबींचा निषेध करण्यासाठी, या महाराष्ट्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी आम्ही हा खड्डा आणि विकृत गौरीचं या ठिकाणी दहन केलेलं आहे। आज सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने नागपुर जाकर नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर अमितेश कुमार को एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि विगत दिनों नागपुर में बुलाई गई पत्रवार्ता में शिवसेना नेता संजय राउत ने सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के लिए जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ देने और स्मशान में अपनी चिता का इंतजाम कर लेने की भाषा का प्रयोग किया था। यह सीधे सीधे जान से मार देने वाली धमकी है। अतः सेना नेता संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति से वास्ता रखने वाली सांसद नवनीत राणा के लिए जातिवाचक गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले संजय राउत के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। इस समय नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मामले की सघन जांच करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज राज्य के रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपान भुमरे एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे और उन्होंने स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में अमरावती जिला अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा की। साथ ही अपनी कैबिनेट सहयोगी व जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के गनेडीवाल परिसर स्थित निवास पर भी भेंट दी, जहाँ पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। वलगांव में रहने वाले 147 बाढ़ प्रभावित परिवारों को गत रोज राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों जमीन के पट्टों का वितरण किया गया। विगत अनेक वर्षों से प्रलंबित रहने वाली बाढ़ प्रभावितों की इस मांग को पूरा करने के लिए पालक मंत्री ठाकुर लगातार प्रयासरत थी और उन्होंने सभी कानूनी दिक्कतों को दूर करते हुए बाढ़ प्रभावितों की इस मांग को पूर्ण करवाया। अखिल भारतीय पुलिस स्पर्धा के तहत ली गई अश्वारूढ़ स्पर्धा में महाराष्ट्र पुलिस को पहला स्वर्ण पदक अमरावती के एसआरपीएफ ग्रुप क्रमांक 9 के कमांडेंट तथा नागपुर एसआरपीएफ के डीआईजी हर्ष पोदार ने दिलवाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के चलते पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने गत रोज एसआरपीएफ कमांडेंट हर्ष पोदार से मुलाकात करते हुए उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। गांव देहात में रहने वाले गरीब व वंचित तबके के लोगों को कभी किसी बड़े होटल में जाने का मौका नहीं मिलता और उनके द्वारा कभी ऐसे बड़े व महंगे होटलों में जाने का विचार भी नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर होने वाले खर्च को वे वहन नहीं कर सकते। ऐसे में राज्य मंत्री बच्चू कडू की विगत लंबे समय से इच्छा थी कि वे चांदूर बाजार तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले कुछ लोगों को नागपुर जैसे महानगरी में ले आकर बड़े व महंगे होटल में भोजन कराएं और उन्हें भी हाई क्लास दुनिया दिखाएं। अपनी इस सोच को अब राज्य मंत्री बच्चू कडू ने पूरा किया है और तहसील के 141 गरीब व जरूरतमंद मरीजों को बेहतरीन इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें नागपुर के बड़े व शानदार होटल में आदरातिथ्य उपलब्ध कराया। नेत्र संबंधी बीमारियों व तकलीफों से त्रस्त रहने वाले चांदूर बाजार तहसील के 141 मरीजों को राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने खर्च पर इलाज के लिए आरामदायक बस से नागपुर लेकर गए और नागपुर में उनका निःशुल्क नेत्र परीक्षण व इलाज करवाने के साथ ही उन्हें वहां पर शानदार व महंगे होटल में भोजन करवाया, जिसके चलते गाँव देहात में रहने वाले ग्रामीणों ने हाई क्लास दुनिया को अपनी आंखों से देखा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की ग्रीष्मकालीन परीक्षा को ऑफलाइन पद्धति से लिए जाने को लेकर उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत व सभी विद्यापीठों के कुलगुरुओं के बीच सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में आम सहमति बनी, जिसके चलते अब राज्य के सभी विद्यापीठों की परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति से ही ली जाएंगी। उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य के सभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए परीक्षाओं के मूल्यमापन की पद्धति को एक समान रखने के लिए शैक्षणिक स्पर्धा हेतु बाधा रहित परीक्षा पद्धति का निर्णय लेने हेतु निर्देश जारी किया था, जिसे देखते हुए सभी कुलगुरुओं द्वारा आम सहमति के साथ परीक्षाओं को ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मरणोपरांत अवयव दान को लेकर शुरू की गई जन जागृति को प्रतिसाद देते हुए धामनगांव रेलवे के विधायक प्रताप अड़सर ने अवयव दान का संकल्प लेकर स्वास्थ्य विभाग को अपना निवेदन सौंपा है। साथ ही जिला वासियों से आह्वान किया है कि वे मरणोपरांत अवयव दान के लिए अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं।
अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचकर मजीप्रा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और शहर में जल वितरण को लेकर किए जा रहे नियोजन का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने इस बैठक में जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को ग्रीष्मकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जिले के रेती घाटों की इस समय तक नीलामी नहीं हुई है। ऐसे में रोजाना करोड़ों रुपए की रेती चोरी हो रही है, जिससे राजस्व महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि राजस्व प्रशासन द्वारा इसे लेकर कई बार कार्रवाई की गई, लेकिन रेती तस्करों पर अब भी अंकुश नहीं लग पाया। ऐसे में जिलाधीश पवनीत कौर ने रेती चोरी की वारदातों को रोकने के लिए जिला स्तर पर 2 स्वतंत्र उड़न दस्ते तैयार किए हैं और इस दस्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से रेती उत्खनन करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली 2 बोट को बरामद किया गया है। जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा आज स्थानीय वालकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में मीट द प्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े को स्थानीय मीडिया के साथ संवाद साधने और अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर सर्वप्रथम जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े का पुष्पगुच्छ देते हुए भावपूर्ण स्वागत किया, जिसके उपरांत कुलगुरु मालखेड़े ने अमरावती विद्यापीठ सहित संभाग के शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ अपने विचार साझा किए। साथ ही इस समय पूछे गए सवालों के भी खुले तौर पर जवाब दिए। पहिले माझा प्रश्न हा होता का आता तुम्हाला वैयक्तिकरित्या काय वाटते का आता हे तुमचं कार्य करत असताना राजकीय आंदोलन, राजकीय धरणे, मोर्चेबाजी, ठिय्या आंदोलन, पोटमार याची संख्या तुम्ही पाहत आणि वाढली आहे का? छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी जसं परीक्षेचा एखादा विषय सोमवार तर शनिवारी प्रश्न झाला असेल तर मुळात काही राजकीय हेतून काही राजकीय कार्यकर्ते पाठवले जातात, मग तुमच्या कॅबिनमध्ये ठिय्या लावून बसून जातात, मग तुम्ही आतमध्ये चालले जातात। तर याच्यावर तुमचं वैयक्तिक मत विचारणार मी जॉईन झाला तेव्हापासून एकचदा झालं। दुसरा प्रसंग ऑनलाईन मला असं वाटतं की विद्यापीठ जे ओपिनियन आहे त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत त्यांच्या ज्या भावना आहेत, भावना त्या तेवढ्या 100% ट्रान्सफर होत नसाव्या हार्ट टू, असं मला वाटतं। एवढंच मी म्हणू शकेन, कारण आता मी 2-3 कार्यक्रमांमध्ये गेलो आणि तिथे विद्यार्थ्यांशी बोललो, चर्चा केली आणि शेवटी त्यांना विचारलं की बाबा रे असं चालू आहे, तुम्ही ऑनलाईन की ऑफलाईन? सर्व विद्यार्थी ऑफलाईन म्हणतात आणि मग 100 विद्यार्थी एकदा म्हणजे काल आले तर ऑनलाईनच करा म्हणून। हे विद्यार्थ्यांचं बघितलं बॅकग्राऊंड तर ते थोडंसं वेगळं आहे, त्याच्यावर आता चर्चा करायची नाही। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को आसाम पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का निषेध करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें विधायक जिग्नेश मेवानी को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिनों दिन हो रही पेट्रोलियम पदार्थों की दर वृद्धि की वजह से इस समय महंगाई आसमान छू रही है और आम नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। इस आशय का आरोप लगाते हुए युवक कांग्रेस द्वारा आज पेट्रोल दर वृद्धि के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया गया। इरविन चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप पर आंदोलन करते हुए युवक कांग्रेसियों ने लाउड स्पीकर लगाकर केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी की। साथ ही इस पेट्रोल पंप पर पतंजलि पेट्रोल शॉप का बैनर लगाते हुए छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल भरकर उसका वितरण किया गया। वाढती महागाई, वाढतं पेट्रोल ज्याच्यामुळे सर्वसामान्यांचं जे कंबळलं मोडत चाललं आहे त्याला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठी आज अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने युवक काँग्रेसने इथे भोंगा आंदोलन केलं। भोंगा आंदोलनाच्या या माध्यमातून सर्वांना जागृत करण्यात इच्छुक आहे की बा सर्व युवकांनी रस्त्यावर यायला पाहिजे, जनतेने रस्त्यावर यायला पाहिजे व या तानाशाहीचा विरोध केला पाहिजे। युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही या तानाशाहीचा विरोध करतो। महाराष्ट्र राज्य विद्युत ग्राहक संगठन के अध्यक्ष व विद्युत विशेषज्ञ प्रताप होंगाड़े द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि इससे पहले 1 माह के विद्युत बिल के बराबर रकम को सुरक्षा निधि के तौर पर महावितरण द्वारा जमा रखा जाता था, जिसे दोगुना करते हुए अब 2 माह के विद्युत बिल के बराबर कर दिया गया है। हालांकि ऐसा करते समय महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस रकम को भरने हेतु 6 किस्तों का प्रावधान किया गया, लेकिन महावितरण ने अपनी सुविधा के लिए इस सहूलियत की अनदेखी करते हुए ग्राहकों से पूरी रकम एकमुश्त भरने की मांग के साथ बिल जारी किए और महाराष्ट्र विद्युत ग्राहक संगठन द्वारा विनियम के प्रावधान की घोषणा करते ही 1 दिन के भीतर महावितरण ने विद्युत ग्राहकों को 6 किस्तों में सुरक्षा निधि भरने से संबंधित संदेश भेजने शुरू किए। ऐसे में पता चलता है कि महावितरण कंपनी द्वारा नियम बाह्य व्यवहार किया जा रहा है और विद्युत ग्राहकों को जानबूझकर दिक्कत में डाला जा रहा है।
कठोरा नाका परिसर में रहने वाले नागरिकों ने आज जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचते हुए मजीप्रा अधिकारियों को निवेदन देकर क्षेत्र में सुचारू जलापूर्ति करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि महावितरण द्वारा जल्द ही अपनी खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो तीव्र जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन आगामी 2 मई को प्रस्तावित था, लेकिन अब यह लोकार्पण कार्यक्रम आगामी कुछ माह के लिए टाल दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया कि समृद्धि महामार्ग पर बने वन्यजीव ओवरपास के कुछ आर्च ट्रिप्स को हादसों में क्षति पहुंचने के कारण यह लोकार्पण टाल दिया गया है। अमरावती महानगर पालिका को दूसरी बार अतिरिक्त आयुक्त मिला है। आज नगर विकास मंत्रालय से जारी प्रमोशन तबादले आदेश अंतर्गत नागपुर के रामटेक नगर परिषद में बतौर मुख्याधिकारी कार्यरत हर्षल गायकवाड़ को अमरावती महानगर पालिका में बतौर अतिरिक्त आयुक्त नियुक्ति दी गई है और वे जल्द ही अपना कामकाज संभालेंगे। वहीं कुछ दिन पहले जारी तबादला सूची के तहत अमरावती महानगर पालिका में उपायुक्त के तौर पर पल्लवी सिरसाट की नियुक्ति की गई थी, लेकिन पल्लवी सिरसाट ने अब तक अपना कार्यभार नहीं स्वीकारा है। पता चला है कि वे अमरावती आने की इच्छुक भी नहीं है। महानगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2020 के बाद जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मनपा में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है और डफरीन अस्पताल से बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार यह बदलाव लागू किया गया है। वहीं जिला सामान्य अस्पताल में मृत होने वाले व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी महानगर पालिका में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इरविन अस्पताल से ही संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। ऐसी जानकारी शहर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा दी गई है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सिटी बस चलाने के लिए महानगर पालिका द्वारा पृथ्वी ट्रैवल्स कंपनी को ठेका दिया गया है, जिसके तहत 40 सिटी बसें ठेकेदार के लिए चलाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन ठेकेदार द्वारा अब तक केवल 25 बसें ही चलाई जा रही थी और अब यह संख्या घटकर 11 पर आ गई है। कोरोना काल में सिटी बसों का परिचालन बंद था, जिससे इन बसों पर नियुक्त चालकों व वाहकों ने रोजगार के अन्य विकल्प तलाश लिए। ऐसे में अब पृथ्वी ट्रैवल्स को सिटी बसों को चलाने के लिए चालक वाहक नहीं मिल रहे और अधिकांश बसें खड़ी हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मनपा प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रयास जारी किए गए हैं और ठेकेदार कंपनी को पूरी क्षमता के साथ पूरी संख्या में सिटी बसों को चलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वर्ष की रमजान ईद अब कुछ ही दिनों पर है और ईद का चांद नजर आते ही बड़ी धूमधाम से रमजान ईद का पर्व मनाया जाएगा। रमजान ईद की खुशियां शीरखुरमा के वितरण से बांटी जाती है। ऐसे में अब शहर में शीरखुरमा में लगने वाले आवश्यक मेवे व मसालों की दुकानें सज गई हैं। शहर के इतवारा बाजार परिसर में मेवे की दुकानें लग गई हैं, जहां पर मेवा खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा गत रोज सोमवार 25 अप्रैल की शाम 6 बजे वलगांव रोड स्थित अब्दुल्ला हॉल में सर्वधर्मीय रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने सभी रोजादारों व उपस्थितों को माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए रमजान माह व रमजान ईद के समय शहर में शांति व व्यवस्था के साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यदि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई जातीय या धार्मिक तनाव पैदा करने वाली पोस्ट दिखाई देती है तो उससे कतई आहत न हो, बल्कि उसकी जानकारी तुरंत ही नजदीकी पुलिस थाने को दे। आगामी कुछ माह बाद खरीफ फसलों की बुआई शुरू होगी, जिसके लिए बीज का प्रबंध किया जा रहा है। अमरावती जिले के लिए 1,30,000 क्विंटल बीज लगेंगे, जिसकी मांग जिला कृषि कार्यालय द्वारा भेज दी गई है। बुआई का मौसम शुरू होने से पहले बीज उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसी जानकारी जिला कृषि विकास अधिकारी देशमुख द्वारा मंडल न्यूज को दी गई। इस समय एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होकर एसटी का परिवहन पटरी पर लौट आया है। राज्य परिवहन मंडल की बसों को लगने वाला डीजल निजी पेट्रोल पंपों से खरीदा जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक डिपो निहाय एक निजी पेट्रोल पंप से करार किया गया है। अमरावती जिले में राज्य परिवहन निगम को रोजाना 25,000 डीजल लगता है, ऐसी जानकारी एसटी महामंडल के यातायात नियंत्रक श्रीकांत गमने द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि निजी पेट्रोल पंपों से सस्ता ईंधन मिलता है, इसलिए निजी पेट्रोल पंपों से डीजल की खरीदी करने का निर्णय परिवहन महामंडल द्वारा लिया गया। भीम ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति से वास्ता रखने वाले तथा सेंट्रल जेल में बंद रहने वाले कैदी अनिल राउत की जिला अस्पताल के डॉक्टर व पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मौत हुई है। ऐसे में संबंधितों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट व मनुष्यवध का अपराध दर्ज करते हुए उन्हें सरकारी सेवा से हटाया जाए। जिले में विगत लंबे समय से कोविड संक्रमण की रफ्तार थम गई है और आज भी जिले में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, लेकिन कल सोमवार को पूरे 13 दिनों के बाद एक 12 वर्षीय किशोर कोविड संक्रमित पाया गया था, जो चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत घाटलाटकी गांव का निवासी है। इस बच्चे पर होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। वर्ष 2015 में समूचे देश से यूपीएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली और कोविड संक्रमण काल के दौरान भीलवाड़ा जिले में अपने कामों की वजह से चर्चा में रही आईएएस अधिकारी टीना डाबी अब अमरावती जिले की बहू बन गई है। हाल ही में टीना डाबी ने आईएएस अधिकारी रहने वाले प्रदीप गावंडे से विवाह किया और इन दोनों उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों का विवाह इस समय समूचे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीना डाबी के पति व आईएएस अधिकारी प्रदीप गावंडे मूलतः अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के निवासी हैं और उनके पिता अपनी नौकरी के चलते काफी समय पहले लातूर जाकर बस गए थे।
विगत शुक्रवार को जयपुर में हुए इस विवाह समारोह में अमरावती शहर की टेलीग्राम कॉलोनी में रहने वाले IAS अधिकारी प्रशांत रोखड़े भी शामिल हुए थे। प्रशांत रोखड़े इस समय दिल्ली स्थित कस्टम विभाग में सहायक आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं, जिन्होंने प्रदीप गावंडे के साथ ही दिल्ली में रहते हुए UPSC परीक्षा की तैयारी करते हुए UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर IAS अधिकारी बनने में सफलता प्राप्त की थी। जिले में औषधि बिक्री नियमों का उल्लंघन करने वाले कई मेडिकल औषधि प्रशासन के रडार पर हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान अन्न व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के 20 मेडिकल के लाइसेंस रद्द किए गए। साथ ही 75 मेडिकल की अनुमतियां निलंबित कर 104 मेडिकल संचालकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। ऐसी जानकारी औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त उमेश घरोटे द्वारा मंडल न्यूज को दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके विभाग द्वारा समय समय पर सभी मेडिकल स्टोर्स की जाँच की जा रही है। मसानगंज के चेतनदास बगीचा परिसर में रहने वाले मनीष मिश्रीलाल साहू के परिवार पर गत रोज उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब इस परिवार के कुल 7 सदस्य एक विवाह समारोह में शामिल होने हेतु अमरावती से इंदौर के लिए रवाना हुए। लेकिन सोमवार को तड़के बैतूल घाटी के निकट चिरापाटला गांव के पास ये परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें मनीष साहू के साले विकास पप्पू साहू सहित मनीष की 11 वर्षीय बेटी निधि साहू की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से मनीष साहू की महज 3 माह की आयु वाली बेटी मायरा साहू ने इलाज हेतु नागपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 4 घायलों पर इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में मनीष साहू की पत्नी पूजा साहू सहित मझली बेटी कृतिका साहू का भी समावेश है। डॉक्टर पंकज दीवान की तीसरी पत्नी डॉक्टर प्रियंका की संदेहास्पद मौत के मामले में गाड़गनगर पुलिस ने डॉक्टर दीवान के घर में लगे CCTV कैमरे के 8 घंटे के फुटेज काफी बारीकी से खंगाले। पुलिस घटना के समय डॉक्टर पंकज दीवान के मोबाइल लोकेशन और CDR की भी जांच कर रही है। साथ ही पुलिस को इस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इस मामले में अपराध दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाले राजेश केथुनिया नामक व्यक्ति ने उज्जैन के दलाल असलम मियां से संपर्क साधकर अपने विकलांग बेटे आदित्य का रिश्ता जोड़ने की बात कही थी। उस दलाल ने अमरावती के साईनगर निवासी हर्षद पाटिल नामक दलाल से संपर्क किया और रिश्ता जोड़ने के लिए बन्नेरा पुलिस थाना क्षेत्र के साईनगर परिसर में पहुंचे। यहाँ पर शर्त के अनुसार विवाह से पूर्व लड़की को 1.5 लाख रुपए दूल्हे के पिता द्वारा दिए गए और घर में ही विवाह करने के बाद लड़की अपनी माँ के खाते में रुपए जमा कराने का बहाना कर हर्षद पाटिल के साथ निकल गई, जिसके थोड़ी देर बाद हर्षद पाटिल ने वापस आकर बताया कि लड़की उसकी चलती मोटरसाइकिल से कूदकर भाग गई है। पश्चात शिकायत के आधार पर पुलिस ने हर्षद पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है और उस दगाबाज लड़की की अभी तलाश जारी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वेंकैयापुरा में चल रहे जुआ अड्डे की गुप्त जानकारी पर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारा और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 17,880 रुपए का माल बरामद किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। ट्रक खरीदी के लेनदेन में 3 धोखेबाजों ने अंजनगांव सुरजी के सब्जी विक्रेता मोहम्मद एजाज से 10 लाख रुपए ठग लिए, जिसकी शिकायत पर अंजनगांव सुरजी पुलिस ने सातारा, पुणे व अहमदनगर निवासी 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यवतमाल जिले के मुकुटबंद सोसाइटी चुनाव में 65 वर्षीय मां भारी वोटों से जीत कर आई और पैनल के 13 में से 13 प्रत्याशी जीत कर पैनल को एक तरफा जीत हासिल हुई। इस खुशी में जश्न मनाने के लिए मुकुटबंद में मिठाई बांटने गए उप सरपंच भोला नगराले पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में नगराले की मौत हो गई, जिससे चुनाव में मिली जीत की खुशी मातम में बदल गई। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र के शिवसेना उप जिला प्रमुख योगेश घारड़ पर 23 अप्रैल को बंदूक से गोली चलाकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर अब तक जयंत कोहले, संतोष उइके, गजानन ब्राह्मणे व पिंटू कोरडे नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हिरासत में लिए गए आरोपियों ने पुराने विवाद को लेकर हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचने का अपराध कबूल किया है। भरतवाड़ा शहर से सचे कांडली स्थित श्रीराम गैस एजेंसी के अवैध गोदाम में रविवार को हुए विस्फोट मामले में निरीक्षण अधिकारी की शिकायत पर एजेंसी की संचालिका किरण गुप्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।